नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। गुवाहाटी से शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने तस्वीर जारी कर अपने साथ 42 विधायकों का दावा किया है, जबकि उद्धव ठाकरे ने जो आज बैठक ली है उसमें महज 13 विधायक सामने आए। शिवसेना में कल से आज तक विधायकों की संख्या बल जो है वो बदल चुकी है। उद्धव ठाकरे के साथ हमने बताया किस तरह से सिर्फ अब 13 विधायक पहुंचे और कयास ये भी लग रहे हैं कि इनमें से कई ऐसे विधायक हैं जो गुवाहाटी का रुख कर सकते हैं। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जो महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, तमाम कयास और अटकलें लग रही हैं। हमारे सहयोगी अरविंद गुणशेखर ने एक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3 परिस्थितियां बन सकती हैं, अटकलें ही लग रही हैं। पहली ये हो सकती है कि अगर शिंदे जो गुट है उनके पास अगर 37 विधायक हैं तो वो जो डिप्टी स्पीकर हैं नरहरि झिरवाल उनके पास जाकर दावा कर सकते हैं कि उनके पास ज्यादा विधायक हैं तो उनको असली शिवसेना होने की मान्यता दें। साथ ही यही शिंदे का ग्रुप राज्यपाल के पास भी जा सकता है और कह सकता है कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। 37 अगर उनके पास विधायक हैं और बीजेपी के अगर 106 हैं, 143 है, तो ये चाहिए, इतना ही आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए। और एक और परिस्थिति हो सकती है, उद्धव ठाकरे के खेमे से हो सकती है कि वो भी डिप्टी स्पीकर के पास जाएं और कहें कि जो कल 30 विधायकों की चिट्ठी थी जिनमें उनके हस्ताक्षर थे, उनमें से कुछ को डिस्क्वालीफाई करें। शायद वो कल की चिट्ठी इसलिए लेंगे क्योंकि आज तस्वीर भले ही जारी की गई है लेकिन कोई चिट्ठी जारी नहीं की गई है जिसमें हस्ताक्षर हो। तो बहरहाल संभावनाएं बहुत है और कहा यह जा रहा है कि तमाम इस तरह की अटकलें, संभावनाएं हैं जो लगाई जा रही है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं और पल पल वहाँ पे राजनीति किस तरह से बदल रही है उस पर नजर बनी हुई है। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं क्योंकि एक तो कांग्रेस के खेमे में कांग्रेस की बैठक चल रही, वहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सरकार में कांग्रेस भी साथ है, एनसीपी और शिवसेना और एनसीपी की बैठक भी चल रही। तो पहले पूजा के पास आते हैं। पूजा, कांग्रेस की बैठक से क्या निकल कर आ रहा है? जी निधि, कांग्रेस की मीटिंग बीते समझिए 40 मिनट से 45 मिनट से चल रही है। तमाम बड़े नेता यहां पर आए हुए हैं और यहां से कुछ ही दूरी पर हम बता दें कि एनसीपी की भी अहम बैठक चल रही है। और ये जो बैठकें हैं एनसीपी की तय थी कि होने वाली है, कांग्रेस की तय हुई है संजय राउत के बयान के बाद, जहां उन्होंने कहा कि हम विचार कर सकते हैं महाविकास आघाड़ी सरकार से महाविकास आघाड़ी से निकलने के लिए। तो यहां पर कांग्रेस की मीटिंग अभी जो शुरू हुई है, वहां जाने से पहले जो तमाम नेता बात कर रहे थे उन्होंने यही कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है संजय राउत ने, क्यों ऐसा उन्होंने कहा इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, इस बारे में हम बात करेंगे उनसे, लेकिन हम अंत तक उद्धव ठाकरे के साथ हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एनसीपी की तरफ से भी वही बयान है कि हम वेट एंड वॉच की भूमिका में है। एनसीपी की तरफ से अभी जो मीटिंग उनकी चल रही है वहां पर ये कह रहे हैं कि हम अभी इंतजार करेंगे तब तक जब तक उद्धव ठाकरे इस्तीफा न दे, तो हमारी तरफ से क्या भूमिका होगी उसके बाद हम उस पर कोई ठोस तरीके से बयान दे पाएंगे। कांग्रेस ने एक बात कही है कि हमें सत्ता का मोह नहीं है, तो इस तरह से बयान हमको मीडिया को दिए जा रहे हैं। पर अंदरूनी आप समझ सकती हैं कि उथल पुथल महाविकास आघाड़ी सरकार के अगर फूट हुई है, बहुत बड़ी टूट हुई है शिवसेना में, तो इन दोनों पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा कि सरकार से ये निकलेंगे। तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर सरकार बचाने की कोशिशों में सबसे बड़ी जो भूमिका कल रही उनकी कि ये सुझाव दिया गया उद्धव ठाकरे को कि क्यों ना एकनाथ शिंदे जो मेजोरिटी के साथ है उनको हम मुख्यमंत्री पद का ऑफर करें। और ये ऑफर जो है वो उद्धव ठाकरे पहले ही बताया जा रहा है कि फोन कॉल जो हुआ था सूरत में होटल में जब मौजूद थे एकनाथ शिंदे अपने सपोर्टर्स के साथ, वहां पर फोन कॉल में उनकी बात हुई थी। तो एकनाथ शिंदे यहां पर बिल्कुल एक अडिग हैं कि बीजेपी के साथ ही गठबंधन करना होगा और इस बात पर एक तरह से मुहर भी लगी जब आज एक लेटर उन्होंने ट्वीट किया जहां पर तमाम बातें लिखी हुई थी। उनमें से अहम बात ये थी कि किस तरह से वो शिवसेना के होकर भी बिल्कुल पराये की तरह यहाँ पर ट्वीट किए जाते थे। मंत्रालय में जहाँ पर दफ्तर है मुख्यमंत्री का 6ठे फ्लोर पर, वहाँ पर कभी हमको जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि मुख्यमंत्री खुद मौजूद नहीं होते थे। एनसीपी और कांग्रेस की वजह से जो उनको निधि मिलनी चाहिए उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो नहीं मिल रही थी। तो काम जिस तरीके से 2.5 सालों में कांग्रेस एनसीपी के साथ हुआ, हम उससे नाराज हैं और हम किसी भी हाल में नहीं चाहते कि उनके साथ गठबंधन में हम आगे कंटिन्यू करें। इसलिए हम एकनाथ शिंदे के साथ और उनके साथ हम भरोसे में अलग हुए हैं।
तो वो साथ आने को तभी तैयार है जब बीजेपी के साथ गठबंधन हो। तो उनको ऑफर करना एकनाथ शिंदे को, जो कांग्रेस की तरफ से सुझाव था और एनसीपी की तरफ से, वहां पर वो अब सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ ही जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आगे की रणनीति क्या होगी, मीटिंग्स के जरिए उनकी बननी शुरू हुई है। एक खेमा वहां से सूत्रों के हवाले से ये भी कह रहा है कि शायद एनसीपी की तरफ से बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ बात होनी भी शुरू हुई है और गाड़ियों के निकलने का सिलसिला आप देखें शुरू भी हुआ है। कुछ हलचल मेरे पीछे मच रही है, जहां पर कांग्रेस की तरफ से शायद कोई बयान कैमरे पर रिकॉर्ड हो। तो फिलहाल एनसीपी और कांग्रेस में हलचल है, मीटिंग्स चल रही हैं और अभी फिलहाल ऑन रिकॉर्ड एनसीपी ने यह कहा है कि हम जब तक उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तब तक वेट एंड वॉच भूमिका में है। बिल्कुल पूजा, ये बहुत अहम है। और मैं अगर कांग्रेस के पक्ष से अगर आपसे समझना चाहूँ, कांग्रेस यहाँ तक कह चुकी है कि वो बाहर से समर्थन देने को भी तैयार है। कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत कम राज्यों में कांग्रेस की सरकार रह गई है, यहाँ पे भी वो शिरकत करती है, एक सहभागी है। आप भी वहाँ पे जाइए, देखिए कौन कौन नेता निकल रहे हैं। और शायद हमारे देश की बात कार्यक्रम में एक बड़े नेता जुड़ेंगे, उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस के नेता की वो बात करेंगे और बताएंगे कि क्या हुआ इस बैठक में। बहरहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वो फ्री हो। तब तक पूजा हमारे साथ मौजूद है। और पूजा, आप कोशिश करिए, देखिए तो हम देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर है। और वाकई में अब मेरे ख्याल से कांग्रेस के नेता निकलकर बता रहे होंगे कि क्या निर्णय लिया गया है, क्या जो तमाम बड़े नेता महाराष्ट्र राजनीति के वहाँ पर कांग्रेस के खेमे से पहुंचे हैं, किस तरह की आगे बढ़ेगी कांग्रेस, क्या उसका रुख रहने वाला है। तो आइए थोड़ा अप साउंड करते हैं कैमरे को और सुनने की कोशिश करते हैं। अरे भैया फोन नीचे कर लो। अरे फोन नहीं, फोन पीछे चलो यार। नाना पटोले, सीएलपी लीडर बाळासाहेब थोरात, नितीन राऊत, सुनील केदार अशी एक बैठक विचार विमर्श सुरू आहे। हमारा सर, सरकार सुरक्षित है क्या? सर, सरकार सुरक्षित है क्या, ये बताइएगा। हिंदी में प्लीज। कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में जब महाविकास आघाड़ी का गठबंधन तय हुआ करना, उस वक्त कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत शामिल हुई थी। आज भी कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में समर्थन अभी भी जारी है और कांग्रेस का समर्थन महाविकास आघाड़ी को अभी भी कायम है। सर लेकिन सर सवाल है कि संजय राउत बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। अगर शिवसेना के विधायक साथ में आते हैं तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी? संजय राउत ऐसा कह रहे हैं, उस पर क्या करेंगे सर आप लोग? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उस वक्त जो फैसला हुआ था महाविकास आघाड़ी का गठबंधन स्थापन करने का, वो भी भाजपा को रोकने के लिए ये प्रस्ताव सामने आया और तब महाविकास आघाड़ी बनी। ये मैं खास तौर पर आज याद करना। सर, एकनाथ शिंदे ने लेटर लिखा है डिप्टी स्पीकर को, सभी विधायकों का हस्ताक्षर करके नया गठबंधन, इस पर क्या जानकारी है? संजय राउत ने ये बोला है डेप्यूटी स्पीकर को जो लेटर लिखा है। मला यातली हिंदी कंटिन्यू रखिएगा सर मराठी बोलिए सर। काँग्रेसचा महाविकास आघाडीला पाठिंबा कायम आहे। 2019च्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तिघांनी मिळून महाविकास आघाडी स्थापन केली होती। त्यावेळेस जी परिस्थिती होती त्याच परिस्थितीला अनुसरून काँग्रेसचं आजही महाविकास आघाडीला समर्थन कायम है। लेकिन सर आप लोग अल्पमत में हैं, आप लोग अल्पमत में हैं सर। संजय राउत ने कहा है कि वो महाविकास आघाड़ी को मतलब कांग्रेस और एनसीपी को छोड़ने के लिए भी तैयार है। देखिए, मैं इसकी अभी मीटिंग जारी है, उस मीटिंग में जो भी चर्चा होगी उसके बारे में बयान कांग्रेस अध्यक्ष और सीएलपी लीडर आके करेंगे। सर लेकिन क्या सरकार अल्पमत में होने के बाद भी आपको लगता है कि स्थिति ये जो अभी बनी हुई है उससे? तो ये हम ये वाकई में हम देख सकते हैं कि किस तरह से
धक्का मुक्की की स्थिति हो जाती है और बहुत मुश्किल हो जाती है जब इस तरह से सुनना चाहते हैं लोग कि क्या हो रहा है। लेकिन अपने आप में कांग्रेस खेमे से हमने देखा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, यहाँ पर बता रहे थे किस तरह से विचार मंथन हुआ है। सोहित मिश्रा मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं। सोहित, एनसीपी की भी बैठक होने वाली है, आपके पास इस समय क्या ताजा अपडेट है? देखिए, कांग्रेस ने बैठक की है। मेरी कुछ नेताओं से बात हुई है जो इस बैठक में मौजूद थे। वो अब रुके हुए हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि संजय राउत ने ये जो बयान दिया है वो एक राजनीतिक पासा उन्होंने फेंका है और उससे ज्यादा वो इसे अभी फिलहाल नहीं तवज्जो दे रहे हैं। उन्हें अभी भी लग रहा है कि शिवसेना या उद्धव ठाकरे फिलहाल तो महाविकास आघाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं, जो तय करना है वो एकनाथ शिंदे करने वाले हैं। ये चर्चा हुई है फिलहाल और अभी वो वही तय कर रहे हैं कि अभी वेट एंड वॉच का सिचुएशन होगा कि क्या 24 घंटे में कोई वापस आता है, क्योंकि ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ जो जानकारी मुझे मिली है उससे मैं आपको बता दूं, और भी कुछ विधायक अब गुवाहाटी के लिए निकले हुए हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो मुंबई में थे, उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं। आज सुबह मैंने दीपक केसरकर से बात किया है, वो भी बहुत पुराने शिव सैनिक हैं। वो उद्धव ठाकरे से पहले, यानी जब बाला साहब ठाकरे थे तब भी वो काफी बड़े नेता थे। परसों आदित्य ठाकरे खुद गाड़ी चला रहे थे और वो मौजूद थे उस गाड़ी में, उनके बगल में बैठे हुए थे। वो अब पहुंचे हुए हैं गुवाहाटी और भी कई नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो अभी जो आंकड़े हैं वो एकनाथ शिंदे के पास हैं, जो नंबर्स हैं वो एकनाथ शिंदे के पास हैं। और संजय राउत के बयान का मतलब तब होगा जब एकनाथ शिंदे उनसे बात करना चाहेंगे, जब एकनाथ शिंदे चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री से बात करें। लेकिन अभी फिलहाल वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एकनाथ शिंदे के खेमे की मांग है कि बीजेपी के साथ जाएं, जो उद्धव ठाकरे नहीं चाहते हैं। तो इसलिए दोनों तरफ के जो लोग हैं वो बीजेपी को लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। देखिए, कांग्रेस और एनसीपी के जो नेताओं से मैंने बात किया वो तो अंत में ये कह देंगे, कांग्रेस तो साफ तौर पर कह देगी कि हम इस अलायंस में इसलिए आए थे ताकि हम बीजेपी को दूर रख सके। अगर आप बीजेपी के पास जाएंगे तो हम हट जाएंगे। ये तो उनकी लाइन तैयार है, ये मेरे को उनके नेता ने कहा है। लेकिन अभी वो इसे तवज्जो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो रुककर देखना चाहते कि आखिर एकनाथ शिंदे क्या करना चाहते हैं। क्या वो वापस आएंगे, क्या उद्धव ठाकरे के आंकड़े बढ़ेंगे, या फिर जिस तरह से अब तक माहौल बन रहा है आंकड़े पूरे एकनाथ शिंदे के पास ही रहते हैं, तब इसके ऊपर फैसला किया जाएगा। वेट एंड वॉच सिचुएशन हर जगह पे है। आप देखेंगे कि इस पूरे मामले में पहले दिन से अब तक अजित पवार की ओर से एक बयान नहीं आया, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। उसके अलावा आप देखेंगे शरद पवार शिवसेना का इंटरनल मैटर बताते हैं। और इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान नहीं दिया है पहले दिन से, सभी रुके हुए हैं। जो जानकारी है उसका अनुसार मैं आपको बता दूं कि एक बार जब आंकड़े एकनाथ शिंदे के पास आएंगे तब बीजेपी ज्यादा एक्टिव होगी। वो अभी वेट कर रहे हैं कि इनके विधायक कहीं वापस ना चले जाएं, जिस तरह से 2019 में अजित पवार के साथ हुआ था। इसलिए वेट एंड वॉच का सिचुएशन चल रहा है। और जब एक बार विधायक जुड़ जाए, जब नंबर स्ट्रांग हो जाए, तब शायद बीजेपी पिक्चर में आए और तब उसके बाद ये अहम हो जाएगा जो संजय राउत कह रहे हैं या बाकी सारे। बिल्कुल, ये आपने बहुत अहम लाइन बोली कि तब बीजेपी बाद में आएगी सामने। फिलहाल पर्दे के पीछे ही है, जिस तरह से विपक्ष कह रहा है। आप नजर बनाए रखें हालात पर। सोहित, सुनील सिंह के पास चलते हैं जो मातोश्री में मौजूद है। सुनील, इस समय जो उद्धव ठाकरे मातोश्री में है, गढ़ है ये शिवसेना का, वहां पे किस तरह के हालात? क्योंकि जो सुबह बैठक हुई थी उस पर 13 विधायक आए थे, फिर कहा यह गया कि जो 13 विधायक है उनमें से भी कुछ जाने वाले हैं गुवाहाटी। वहां से क्या अपडेट? देखिए निधि, यहाँ मातोश्री पे तो फिलहाल शांति है। उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ अंदर हैं और सेना भवन पर दोपहर को एक मीटिंग थी, लेकिन वो दादर इलाके से संबंधित मीटिंग थी, जो कि वहाँ के भी विधायक सदा सरवणकर वो चले गए हैं, गुवाहाटी चले गए हैं। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है। हाँ, वर्षा में जो विधायक बचे थे उनकी मीटिंग थी, लेकिन जो अभी जानकारी मिल रही है कि उसमें से भी 7 जो हैं वो गुवाहाटी जाने के रास्ते पे हैं, यानी कि जा सकते हैं। तो शिवसेना के लिए बहुत अच्छी खबर वैसे देखा जाए तो बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन ये जो शांति है, इस शांति के पीछे का राज क्या है ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे ऊपरी तौर पर भले दिख रहा है कि शिवसेना के हाथ से
है कि एकनाथ शिंदे के साथ जा चुका है, जिसमें कि 35 विधायक तो वहां पर और पहले से मौजूद हैं और उनकी एक संख्या जो पहले से तय है, जो 3 दिनों से जो सूत्र बता रहे हैं कि 41 शिवसेना के विधायक उनके साथ पहले से तय हैं। सिर्फ आने का क्रम जो है उनका निर्धारित है, अलग अलग वक्त पर आएंगे और इसके अलावा 7 जो है निर्दलीय रहेंगे। तो एक दल बदल कानून के तहत जो उनका डर था उससे वो बच गए हैं और ये बात तो सही है। लेकिन क्या वाकई में वो सब इतनी आसानी से वो यहाँ पर आकर सरकार बना लेंगे बीजेपी के साथ और शिवसेना जो है मान जाएगी? क्योंकि जब शिवसेना के सैनिकों से मेरी बात हो रही है तो उसमें कहीं कुछ मामले अलग दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत गुस्सा है लोगों को इस बात में लेकर कि विधायकों ने बाल ठाकरे के नाम पे, शिवसेना के नाम पे जो भी पाया है वो पाया है। जो गढ़ प्रमुख हैं, शाखा प्रमुख हैं, उप विभाग प्रमुख हैं, विभाग प्रमुख हैं और सामान्य शिव सैनिक, उनकी मेहनत पे सब कुछ उन्होंने बनाया है। आज वही सब वो छोड़कर जा रहे हैं। एक या तो ईडी के डर से कहिए या तो फिर पैसे के डर से कहिए और पैसा जाने के डर से कहिए, और बहाना बनाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। तो उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है और वो अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं। कोविड काल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा उनका कहना है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर वो विरोध दिख क्यों नहीं रहा है, वो नाराजगी, वो रोष दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो उनका कहना है कि अभी तक हमें आदेश नहीं आया है। तो वो आदेश जो है, उस आदेश का फिलहाल इंतजार है। वो आदेश कब आएगा? तो जैसा कि सोहित ने कहा और ये पहले से चल रहा है कि वेट एंड वॉच की स्थिति चल रही है। वेट एंड वॉच जो है वो सिर्फ शिवसेना या एनसीपी की तरफ से नहीं चल रही है या बीजेपी की तरफ से नहीं चल रही, सब तरह से वेट एंड वॉच की स्थिति है। एकनाथ शिंदे और उनके ग्रुप की तरफ से भी वेट एंड वॉच की पूरा सब लोग चाहते हैं कि अपनी अपनी स्थिति पुख्ता हो जाए, उसके बाद ही एक्शन मोड में आएंगे। लेकिन फिलहाल हमें जो दिखाई पड़ रहा है कि दिन पे दिन एकनाथ शिंदे की शक्ति ज्यादा बढ़ रही है, विधायक उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तब क्या होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और जब सभी विधायक, जैसा कि संजय राउत ने भी इशारा किया और जो शिवसैनिक भी दबी जबान से बोल रहे हैं, जब वो मुंबई और महाराष्ट्र में आएंगे तब क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है और शायद उसी वक्त का इंतजार फिलहाल यहाँ चल रहा है। अब बिल्कुल आप सुनील हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये बात संजय राउत ने भी बात की जब सोहित मिश्रा से। वो बातचीत हम आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। जब वो सोहित से कह रहे हैं कि वापस तो आए, पहले मुंबई में तो वापस आए, बात करें और फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है, तो ये अपने आप में कई बड़े बड़े सवाल खड़े करता है। पूजा, आप हमारे साथ अगर एक बार फिर से जुड़ गई हैं, कांग्रेस की जो बैठक यहाँ पर हुई है, बिल्कुल वाकई साफ है कि वेट एंड वॉच, और सुनील भी यही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। लेकिन निगाहें सबकी ये है कि कौन पहले आगे चाल चलेगा या कौन पहले पासा आगे बढ़ाएगा। कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ रोल इसमें नहीं है। आपको बता दें, अगर 143 की बहुमत चाहिए 285 विधानसभा की सीट में, शिवसेना के पास करीब 56, एनसीपी 50, कांग्रेस के पास 44, और यही वो जो आंकड़े हैं, 3 लोग मिलकर इन लोगों की सरकार बनी। और अब किस तरह से कांग्रेस की भी पसुपेश की स्थिति में है, वो भी कह रही है वेट एंड वॉच की स्थिति में। लेकिन जो नेतागण निकले, अशोक चव्हाण से क्या आपकी बातचीत हो पाई, क्या कुछ निकल कर आया उसमें? जी निधि, कुछ खास उन्होंने नहीं कहा। वही बात जो इसके पहले भी वो मीडिया में बयान देते आए थे, लबरबाब वही था। उन्होंने कहा कि 2019 में जिन शर्तों के साथ महाविकास अघाड़ी का फॉर्मेशन हुआ था, गठन हुआ था और 3 पार्टियों की सरकार बनी थी, उसी की तर्ज पर और उन्हीं शर्तों पर हम आज भी कायम हैं। यानी कि वही बयान जिसके पहले देते आ रहे थे कि अंदरूनी लड़ाई है लेकिन हम उनके साथ हैं, इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि उनकी भूमिका क्या है। तो पूरा जो अभी कहें हम जो डिसीजन है उस पर इंतजार है कि उद्धव ठाकरे क्या लेते हैं, उद्धव ठाकरे क्या फैसला करते हैं। एनसीपी की तरफ से वही कहा गया है कि हम देखेंगे, अगर वो इस्तीफा देते हैं उसके बाद हम ये तय करेंगे कि आगे क्या करना है। तो वेट एंड वॉच की स्थिति में दोनों ही है, कांग्रेस और एनसीपी, और इससे ज्यादा वो कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि जो बड़ी टूट है वो शिवसेना की हुई है। इसके ज्यादा वो करने की किसी कंडीशन में भी नहीं है। तो बयान देने में फिलहाल वही बातें रिपीट की जा रही हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ हैं और हम अभी फिलहाल इंतजार करेंगे। और 2019 में जिन शर्तों पर महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ था, हम उन्हीं शर्तों को मानते हुए महाविकास अघाड़ी में बने हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल पूजा, और आप ने जानकारी दी, सुनील आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, आपको ये बता दें कि एकनाथ शिंदे खेमे ने वापस मुंबई लौटे, वहां के खेमे से लौटे नितिन देशमुख ने के जो दावा है उसको गलत बताया कि उन्हें जबरन सूरत ले जाया गया। आपको बता दें कि एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि इनको जबरन लेकर आया गया, दूसरी तरफ ये एक तरफ से परसेप्शन की पॉलिटिक्स हो रही है, वो हमें देखना होगा। दूसरी तरफ ये पहले की तस्वीरें जारी की गई कि शिंदे गुट का कहना है कि बागी विधायकों के साथ सूरत से गुवाहाटी पहुंचे नितिन देशमुख के घर जाने की बात कही। सूत्रों के
मुताबिक एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये सारा मामला खराब कर देंगे, इसलिए उन्हें चार्टर प्लेन से महाराष्ट्र भेजा गया। और अपने इस दावे के समर्थन में शिंदे कैंप ने चार्टर प्लेन में बैठे नितिन देशमुख की तस्वीर भी जारी की है, जिसमें वो कहीं से बीमार नहीं लग रहे। नितिन देशमुख ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें जबरन सूरत ले जाया गया और सरकारी अस्पताल में रखा गया, जबकि उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। अक्षरशः मला हात पाय धरून कोंडून असं अक्षरशः उचलून लाल रंगाच्या गाडीत कोंडलं आणि मला तिथून नेलं आणि तिथून नेल्यानंतर 3:30च्या दरम्यान होता आणि मला तिथल्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये नेलं। जेव्हा मला सरकारी हॉस्पिटलमध्ये नेलं तेव्हा मला शंका निर्माण झाली की मला सरकारी हॉस्पिटलमध्ये कशाला आणलं, मला कोणत्या प्रकारची बिमारी नाही, मला कोणत्या प्रकारचा हार्टचा प्रॉब्लेम नाही, मला कोणत्या प्रकारची शुगर नाही। तिथं गेल्यानंतर माझी शंका निर्माण झाली। मी कोणत्या डॉक्टरांना माझ्या अंगाला हात सुद्धा लावू देत नव्हतो। मी त्यांना म्हटलं की मला तुम्हाला तपासायची आवश्यकता नाही, तुमच्या इथं पेशंट आहेत त्यांना तुम्ही तपासा, तुमचं जे कर्तव्य आहे ते त्यांनाच करा, माझ्याजवळ तपासण्याची मला काही झालेलं नाही। आपको बता दें, जो महाराष्ट्र का घटनाक्रम है उस पर अन्य राज्यों की भी नजर है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की भी नजर है। उन्होंने आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र की राजनीति पर टिप्पणी की है। उनका यही कहना है कि क्या यहाँ पर लोकतंत्र हो रहा है, और जिस तरह से घटनाक्रम बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र के बाद अन्य राज्यों की सरकार भी गिराएगी। आइए सुनते हैं क्या कहना है ममता बनर्जी का। आज आप पहाड़ में पावर में हैं, इसी के लिए मनी पावर का साथ खेल रहा है, मसल पावर का साथ खेल रहा है, माफिया पावर के साथ खेल रहा है। लेकिन एक दिन तो आपको जाना ही पड़ेगा। कल जब आप नहीं रहेगा तो आपका लिए क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र को खत्म मत कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट मस्ट गेट जस्टिस। ऐसा रुपया देके, ईडी देके, सीबीआई देके ऐसा पार्टी मत तोड़ो। ऐसा तोड़ने से आपका पार्टी भी कोई तोड़ सकता है, बट दिस इज नॉट फॉर डेमोक्रेसी। आई डोंट सपोर्ट दैट। कहना है कि जो महाराष्ट्र में इस समय के राजनीतिक हालात हैं वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। तो देश की बात में अब बात हम दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में उपचुनाव हो रहे हैं। आज दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हो गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस उपचुनाव में एक तरफ आम आदमी पार्टी की साख दांव पर है, तो वहीं विपक्षी बीजेपी के लिए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए एक बड़ा मौका है। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में सुबह से ही चहल पहल दिखी। लोग अपने मताधिकार को लेकर जागरूक दिखे, लेकिन गर्मी, वर्किंग डे और शायद उपचुनाव ही होने की वजह से पोलिंग बूथों पर ज्यादा लंबी लाइन नहीं दिखी। क्या सोचकर आपने वोट देने का मन बनाया है आज? कि जो हमारे विधायक हमारे स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सके, स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सके, जो उसके लिए हमारा अपने क्षेत्र का विकास हो, बस इसी के लिए वोट दिया है। और वोट हमारा अधिकार है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम ये सोच के दिए हैं कि अच्छे काम करेंगे आगे और सब कुछ अच्छा ही हो, इसलिए हम अपना मतदान अपना मन से दिए। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने केजरीवाल के नाम और काम पर जीत का दावा किया, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार ने दावा किया कि वो स्थानीय उम्मीदवार हैं, जनता उन्हीं को आशीर्वाद देगी। देखिए, माहौल बहुत पॉजिटिव है। जहां भी मैं जा रहा हूं लोग कह रहे हैं कि भाई हम झाड़ू को वोट दे रहे हैं, और उनका भरोसा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पे, यहाँ की हमारे जो अच्छे काम हुए हैं उसको लेकर बढ़ा है और मजबूत हुआ है। लोग चाहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है
उनका विधायक होगा तो काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे। बड़ा दिन आपके लिए। मोल तो आप देख रहे हैं भाजपा में ही है। आपके सामने भी जो आ रहा है वोटर आ रहा है, मुझे आशीर्वाद देके जा रहा है। जो पहले अंदर से आ रहा है वो आशीर्वाद देके जा रहा है, क्योंकि यहाँ का बेटा हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। मेरा परिवार 75 साल से रह रहा है। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट राघव चड्ढा के इस्तीफे से खाली हुई थी, जो अब राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। ये सीट जीतना सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए साख का सवाल है, जबकि विपक्षी बीजेपी के लिए सत्ताधारी पार्टी को घेरने का मौका। नतीजे रविवार 26 जून को घोषित होंगे। इस बार की गर्मियों में दिल्ली में नगर निगम चुनाव होने थे। नगर निगम चुनाव तो हुए नहीं, राजेंद्र नगर का उपचुनाव ही हो गया। खैर, उपचुनाव के बारे में हमेशा ये ज़रूर माना जाता है कि इसमें सत्ताधारी पार्टी का पलड़ा भारी होता है, लेकिन उपचुनाव के साथ एक समस्या भी होती है कि अगर सत्ताधारी पार्टी चुनाव जीत जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती, लेकिन अगर हार जाए तो बहुत से सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और आइए एक बार फिर से हम रुख कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति का। जो कांग्रेस की मीटिंग हुई है, हमने आपको बताया था कुछ देर पहले कि कांग्रेस कह चुकी है कि अगर शिवसेना चाहेगी तो कांग्रेस बाहर से शिवसेना को समर्थन देने को तैयार है। और यहां इस मीटिंग में एक बार फिर से ये बात दोहराई गई है। इस मीटिंग में जो संजय राउत का बयान है उस पर कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि हमने कोई चर्चा नहीं की है, ये महाभारत बीजेपी ने शुरू ही की है, क्यों चुप बैठी हैं, और अस्थिरता को लेकर आई है ईडी के जरिए, लेकिन चुप क्यों है और अपनी भूमिका पर जवाब दे, ये कांग्रेस पूछती है। और अशोक चव्हाण जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका ये भी कहना है 2019 में जिन शर्तों पर महाविकास अघाड़ी का निर्माण हुआ था, कांग्रेस उन्हीं शर्तों के साथ कायम है। तो कांग्रेस भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। उसके भी शीर्ष नेताओं की यहाँ पे बैठक हुई है और ये बहुत अहम हो जाता है कांग्रेस के लिए कि वो भी अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज करा के सामने रखे कि किस तरह से वो आंकलन कर रही है। हालांकि पूजा भारद्वाज हमारी सहयोगी, उन्होंने बताया कि अंत में कांग्रेस का भी यही रुख है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है। अब तमाम राजनीतिक दल इसी बात पर सोच रहे हैं कि कौन आगे पहले बढ़ेगा, और कांग्रेस पूछ रही है बीजेपी से कि क्यों नहीं वो आगे बढ़ रही है और वो चाहती है जो भी आगे कदम उठाना उठाए। बहरहाल तो यहाँ पे पसोपेश की स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र की राजनीति पर। नजर बनी हुई है हमारी, बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और अब खबर है उत्तर प्रदेश से। रामपुर में मतदान के बीच आजम खान का बड़ा आरोप है कि लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। आइए बातचीत सुनते हैं उनकी। उपचुनाव का ये मतदान का दिन और आज यहाँ पर रामपुर में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस तरीके से बूथों पे हमारे साथ मौजूद हैं आजम खान साहब, जिन्होंने ये सीट खाली की है, इनके रिज़ाइन के बाद भी थी। बात करते हैं, आज मतदान है। कहाँ मतदान है? कहाँ है मतदान? थाने पट्टे पड़े हैं, गलियों के नुक्कड़ों पर मार मार के औरतों को मर्दों को भगा दिया गया है। खाली पड़े हैं मतदान केंद्र का, वो वोट डालने वाला ही नहीं है कोई। भाई चलिए, हम तो इंसान की आँख है, कैमरे की आँख तो पक्षपात नहीं करेगी। उससे दिखा दीजिए आप डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, सारे बड़े बूथ, एक आदमी भी नहीं है वोट डालने वाला पिछले 3 घंटों से। मुझे 40 साल की एक बड़ी लंबी पारी राजनीतिक, उसके बाद आप लोकसभा पहुंचे थे और जैसे ही आप वहां पहुंचे उसके बाद बाढ़ आ गई मुकदमों की। 100 से अधिक आपके ऊपर मुकदमे, 200 से अधिक अगर पूरे परिवार के देखे जाएं तो मुकदमे हैं। उसके बाद आपको ये लोकसभा की सीट छोड़ना पड़ी, कैसा? नहीं, लोकसभा की सीट तो इसलिए छोड़ी थी कि विधानसभा लड़ना चाहते थे और उम्मीद ये करते थे कि सरकार बनेगी, कुछ लोगों के काम आएंगे, पक्ष में होंगे, इसलिए छोड़ी थी सीट। संसद में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी आवाज़ वहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब ये उनकी बदनसीबी है, मुल्क की बदनसीबी है। तो जिस तरीके से आज ये चुनाव हो रहा है और ना, चुनाव नहीं है, चुनाव कहाँ है? इसे ऐसे तो चुनाव कराना ही नहीं चाहिए। एक बड़ी जैसे राज्यसभा में इलेक्ट हो जाते हैं, विधान परिषद में ऐसे इलेक्ट करके भेज दिया करें। एक बड़ी घटना आज के दिन में आजकल जो महाराष्ट्र में हो रही है, उस पर क्या कहना है? जाहिर है
जो यहाँ हो रहा है वही वहाँ हो रहा है, जो वहाँ हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। तो आपको ये लगता है कि ये सीट आपसे छीनी गई है या आपके दोबारा भले ही आपके अपने आप नहीं लड़ना आसान तो नहीं है जी, अभी इतना आसान तो नहीं है छीनना। उम्मीद करते हैं आप विजय आपकी रहेगी? पूरी उम्मीद करते हैं जी, पूरी उम्मीद करते हैं। 2.5 लाख से नहीं जीतेंगे, 1.5 लाख से जीत जाएंगे। एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, अजीत पवार बोल रहे हैं, सुनते हैं। त्यांना पण मी सांगितलं, माझी मीडियाला, इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियाला विनंती आहे की ह्याच्यापेक्षा दुसरं कुठलीही भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची त्या ठिकाणी नाहीये। शिवसेनेमध्ये काही प्रश्न आमदारांच्या मध्ये निर्माण झालेले आहेत, त्याच्याबद्दल जास्त अधिकारवाणीनं शिवसेनेचे प्रवक्ते किंवा शिवसेनेचे नेते हे त्याच्या संदर्भामध्ये सांगतील। आपण ते टीव्हीच्या वेगवेगळ्या चॅनलच्या माध्यमातून दाखवताच आहात। काही आमदार परत आलेले आहेत, त्याच्यामध्ये नितीन देशमुख असतील, किशोर पाटील असतील, त्यांनी वेगळी भूमिका तिथं म्हणजे काय झालं ती मांडलेली आहे। परंतु तिकडं आमदार आहेत ते पण आपल्याला चॅनलच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहेत। त्यांना आव्हान करण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांनी पण काल भाषणामध्ये महाराष्ट्राला उद्देशून त्यांनी भाषण केलं, त्यावेळेस त्यांनी पण आवाहन केलेलं आहे आणि आज पण त्यांच्या पक्षाच्या प्रमुखांनी आवाहन केलेलं आहे। आम्ही या परिस्थितीवर पूर्ण लक्ष ठेवून आहोत, पण आमची भूमिका, पक्षाची भूमिका ही आघाडी सरकार टिकवण्याच्या संदर्भातली आहे। तिथं आमचा एक सर्व आमदार आमच्या बरोबर आहेत, सर्व विधिमंडळाचे सदस्य बरोबर आहेत। एक आहे काही आमच्यातले मित्र पक्ष थोडंसं वेगळ्या प्रकारचे स्टेटमेंट करतायत की बाबा अजित पवारांनी त्या निधीचं असं केलं तसं केलं। मला महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेलाही सांगायचंय, मीडिया आपल्यालाही सांगायचंय, सरकार 2.5 वर्षापूर्वी अस्तित्वात आलं त्यावेळेस 36 पालकमंत्री हे वेगवेगळ्या जिल्ह्याचे आपण नेमतो, त्याच्यात 1/3 काँग्रेसचे नेमले, 1/3 शिवसेनेचे नेमले, 1/3 राष्ट्रवादीचे नेमले। त्यांना निधी देत असताना जो पालक मंत्री हैं वो अलग अलग 1/3 बनाए गए थे ताकि सभी लोगों को एक तरीके से बराबर हिस्सा मिल सके। तो आमदार निधी, डोंगरी विकास निधी आणि हा निधी आपल्या पालक डीपीसीचा निधी हा सगळ्यात दिलाय। परंतु बता रहे कि सारी निधियां दी गई हैं, पालक मंत्री को भी पता है कि सभी निधियां दी गई हैं, इसमें विकास निधि हो, विधायक की निधि हो, डेव्हलपमेंट फंड हो, तमाम चीजें दी गई हैं। मदत करण्याची भूमिका हीच माझी असते, हे आपण पण पाहिलेलं आहे। अनेकदा मी 8:30-9लाच ऑफिसला येऊन बसतो आणि जेवढे काही मीटिंगच्या माध्यमातून किंवा इतर बाबतीमध्ये चर्चा करून प्रश्न सोडवता येतील तो सोडवण्याचं काम मी करत असतो। वास्तविक त्यांनी असं चॅनलला जाऊन बोलण्यापेक्षा जर आमची एकत्रपणे ज्यावेळेस अशोक चव्हाण साहेब, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, मी असे आणि शिवसेनेचे काही प्रमुख आम्ही एकत्रपणे चर्चा करत असतो, त्यावेळेस सांगितलं असतं तर तिथल्या तिथं गैरसमज दूर झाले असते। अशा काळामध्ये मिलकर बाला साहब थोरात हो, जयंत पाटिल हो या बाकी के लोगों, हम सारे लोग मिलके ये फैसला लेते थे कि इस तरीके से पैसा खर्च करना है। आपल्याला नीटपणे सर्वांना मिळून हाताळता येईल त्याचबद्दलचा प्रयत्न हा केला गेला। शिवसेना आमदारांना निधी न देता राष्ट्रवादीचे होते त्यांना निधी देण्यात आला, अजित पवारांनी आम्हाला दिला का? सुरुवातीच्या काळामध्ये 170 आमदारांच्या पाठिंब्यावर हे सरकार अस्तित्वात आलं। हे अस्तित्वात आलं त्याच्यात पवार साहेबांनी पुढाकार घेतला होता। पवार साहेबांनी सांगितलं होतं उद्धव ठाकरे साहेब या पक्षाचे ह्या सरकारचे प्रमुख म्हणून राहतील आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली सगळ्यांनी काम करायचं। जो मतदारसंघ ज्या पक्षाच्या वतीनं जो आमदार निवडून आलेला आहे त्यांच्या मतदारसंघामध्ये त्यांना आपण डिस्टर्ब करायचं नाही आणि अशाच पद्धतीनं आम्ही भूमिका त्या ठिकाणी घेतलेली होती। एखाद्या ठिकाणी काही
काही भागात बाबा आमदार आलाय हा एका पक्षाचा आलाय आणि तिथली नगरपालिका मात्र दुसऱ्या पक्षाचे, नगराध्यक्ष दुसऱ्या पक्षाचा आहे. तिथं थोडंसं काही घडलं असेल, परंतु कटाक्षाने त्याच्यात आमदाराला कुठं त्रास होऊ नये याचबद्दलचा प्रयत्न हा करण्यात आलेला आहे. जो एमएलए हैं, विधायक हैं, वो किसी और दल के हैं, तो उन जगहों पर निधियों के जो पैसा है उसके खर्चे में एक दो जगहों पर मुश्किलें आई थी और ये मुश्किल हुई है. ये सब जगह होती है. आम्ही त्या वक्तव्याकडे असं बघतो, त्यांचं वक्तव्य मी पण मीडियामध्ये पाहिलेलं आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली त्या पक्षाच्या आम्ही सरकारमध्ये गेलेलो आहे. शेवटी ते सरकार टिकवण्याची जबाबदारी आमच्या तिन्ही पक्षाची आहे. आता त्यांनी ते वक्तव्य का केलं हे त्यांना स्वतःला माहिती. त्यांनी जरी तसं वक्तव्य केलेलं असलं. मैं एकनाथ शिंदे के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने ये क्यों कहा है कि एनसीपी लोग विकास निधि नहीं दे रहे हैं, या जो विधायक हैं इल्जाम लगा रहे हैं कि विधायक निधि नहीं मिल रही है. वो सब इल्जाम मुझे नहीं पता है कि वो क्यों लगा रहे हैं, लेकिन ये तीनों पक्षों की सरकार है जिसमें तीनों पक्षों को बराबर की हिस्सेदारी मिली है, चाहे वो डेवलपमेंट फंड हो, चाहे बाकी के फैसले हों. नहीं, उनको वो उनका अधिकार है. पहले जो तय हुआ था कि 5 साल के लिए ये महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट टिकना चाहिए, चलना चाहिए. उन्होंने तो बहुत दफा कहा कि ये 5 साल नहीं 25 साल टिकने वाला है, ऐसा भी स्टेटमेंट उन्होंने किया है. अभी वो जो आपने सवाल पूछा वो स्टेटमेंट जरूर उनका हमने सुना है, वो उनका अधिकार है. उन्होंने किस कारण ये स्टेटमेंट किया है उसके बारे में मुझे खुद पता नहीं, लेकिन मैं उनके वरिष्ठ नेता उद्धव ठाकरे साहब जी को पूछूंगा कि ऐसा ऐसा स्टेटमेंट आया है, आप उसके आपके मन में दूसरा कुछ है क्या? मेरे ख्याल से वैसा कुछ नहीं होगा. कभी कभी थोड़ा बहुत लोगों को वापस बुलाने के लिए भी वो स्टेटमेंट कर सकते हैं, वो लेकिन वो उनका अधिकार है. वो सबसे ज़्यादा विधायक उनके थे और विधायकों को बहुत दफ़ा ज़्यादा से मेजॉरिटी विधायकों का कुछ कहना हो तो पार्टी उनका सुनती है. अगर उन्होंने वैसा डिसीजन लिया तो उसके बारे में हमें कोई कमेंट्स करने की जरूरत नहीं. हम आखिर घड़ी तक शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे साहब जी के साथ खड़े रहेंगे. आज मीटिंग में हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों को, सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और सब हमारे पार्टी के सेल के प्रमुख, उनको सबको पवार साहब ने बुलाया था. हमारे पार्टी के हमें स्टेट के लीडर भी जयंत पाटिल साहब थे, सभी हम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर सब थे. उसमें ये तय हुआ कि ये जो अभी की सिचुएशन तैयार हुई है उसमें उद्धव ठाकरे साहब जी को पवार साहब ने खुद और कांग्रेस पार्टी ने मिलके, सबने मिलके वहां उनको चीफ मिनिस्टर के नाते बिठाया है. तो ये गवर्नमेंट आगे चलना चाहिए. इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक ये सरकार आगे ठीक ठाक चलाने के लिए उनको सपोर्ट कर रही है. उसमें कहीं भी हम पीछे हटने वाले नहीं. दादा, जो क्राइसिस चल रही है शिवसेना के भीतर, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी आपके सहयोगी मंत्रिमंडल में हैं और आप तमाम सारे लोगों के साथ वहाँ हैं, उनको किस तरीके से आप कहेंगे और सरकार को लेकर? नहीं, वो तो अधिकार, अगर एनसीपी में कुछ क्राइसिस हुए तो एनसीपी ने खुद देखना चाहिए, उनके लीडरों ने देखना चाहिए. उन्होंने सब मिलके एक परिवार के नाते एक दूसरे के साथ बात करके जो भी रास्ता आगे ठीक लगेगा वो करना चाहिए. इसमें क्या हुआ है वो पार्टी अंतर्गत उनका मामला है, तो उसके बारे में पार्टी के जो भी चीफ है, जो भी बाकी लीडर है, वही डिसीजन लेंगे. हम उद्धव ठाकरे साहब
के पीछे अभी है। बगावत के पीछे बीजेपी है सर, क्या आप मानते हैं कि इस बगावत के पीछे बीजेपी का रोल है? अभी तक तो वैसा दिखाई नहीं दिया। तो लेकिन पवार साहब, एक आरोप बहुत बड़ा लग रहा है जो एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से कि एनसीपी और कांग्रेस बड़ी होती जा रही है, यानी एनसीपी बहुत बड़ी हो रही है, शिवसेना कमजोर हो रही है। वैसा उन्होंने उनके पार्टी के प्रमुख जी को बताना चाहिए था, सीएम जी को, या हमारी जो कभी कभी मीटिंग रहती थी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के दो लोग हम बैठते थे, तब उन्होंने ये सवाल उठाना था कि ऐसा ऐसा है। कभी कभी एक पार्टी चलाने के वक्त भी कभी कभी पार्टी में एक दूसरे को कुछ ना कुछ मतभेद हो जाते हैं। ये तो 3 पार्टियां थी, तो कुछ गड़बड़ हुई तो अगर बताए तो उसमें से रास्ता निकाल सकता था। फंड्स को लेकर बात हुई तो कहा जा रहा है कि एनसीपी के जो वित्त मंत्री थे फंड्स नहीं दे रहे थे उधर। तो हम देख सकते हैं अजीत पवार ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं, एनसीपी के हैं, और उन्होंने जब एनसीपी की बैठक हुई उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम उद्धव ठाकरे के साथ अंत तक खड़े रहेंगे, और उन्होंने बताने की भी कोशिश करी कि किस तरह से 3 अगर राजनीतिक दलों की सहभागिता से सरकार चल रही थी, बराबरी की हिस्सेदारी थी, और अगर एकनाथ शिंदे की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये कोई विकास निधि नहीं मिली या ये नहीं मिली, तो ये शिवसेना का आंतरिक मामला है। और बहरहाल ये एनसीपी का भी एक तरह से ये कहना है कि जो ये मसला है वो शिवसेना का आंतरिक मामला है, लेकिन ये सरकार तीनों की थी, और पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है ये धीरे धीरे सामने आएगा। तो इसी के साथ देश की बात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।